हेलो। आज होगा सीक्वेंस सीरीज। लीनियर अलजेब्रा खत्म हो गया। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा खत्म, अब होगा सीक्वेंस सीरीज। तो बिहार में आपका स्वागत है, मतलब सीक्वेंस सीरीज में आपका स्वागत है ना। सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट हो रहा है। ये है लेक्चर नंबर एक। एक ऐसे एक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीक्वेंस सीरीज खत्म हो गया। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है सीक्वेंस सीरीज, सॉरी, लीनियर अलजेब्रा खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट है लीनियर अलजेब्रा में या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, जो भी डाउट है आपका उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा उसका। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। सीक्वेंस सीरीज लेकर प्रभु का नाम ठीक है ना। चलिए, सीक्वेंस, पहले सीक्वेंस पढ़ेंगे, इसके बाद सीरीज पढ़ेंगे। पहले सीक्वेंस फिर सीरीज। ठीक है, देखिए हम थोड़ा बोल रहे हैं देहाती भाषा। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं आता है बढ़िया से हिंदी, हिंदी वो आता है बढ़िया से, लेकिन क्या करें, बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं। सीक्वेंस सीरीज, तो पहले सीक्वेंस, ठीक है, सीरीज होगा बाद में। पहले बेटा बेटी तब डंडा डोल। ठीक है, तो ये पहले सीक्वेंस उसके बाद सीरीज। तो देखिए सीक्वेंस क्या होता है, सबसे पहले तो ये जानना है सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, तो आप लोग सेट जानते हैं, सेट, SET सेट, यही सेट जो 11th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं, और ICSC बोर्ड वाले वो 9th में भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये सेट है। सेट मतलब पता है कि आपको किसी एक जगह कलेक्शन किया हुआ रहेगा और यहाँ पर एलिमेंट लिखा हुआ रहेगा। एक कलेक्शन होगा, उसमें एलिमेंट होंगे। अब जो एलिमेंट होंगे वो कैसे भी हो सकते हैं, सेट में किसी तरह से रख सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए ये सेट है, इसमें रहेगा 2 5 3 8 0 1, तो कुछ पता चल रहा है क्या किस ऑर्डर में है? अरे भाई कुछ पता चल रहा है क्या? किसी ऑर्डर में नहीं है, ये कौनो ऑर्डर में नहीं है, समझे। जब ये किसी ऑर्डर में नहीं है तो इसीलिए इसको कहते हैं सेट। ठीक, बट अगर इसी को हम लोग एक ऑर्डर में रख दें तो यही बन जाएगा सीक्वेंस। तो बट वहां पर एक चीज और देखना पड़ेगा कि वो कलेक्शन जो है वो किसी जगह रखा नहीं होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब करली ब्रैकेट नहीं होने वाला, करली ब्रैकेट नहीं होने वाला, वो कहीं बाहर खुले जगह में घूमेगा। यार एक कोनों में है दम तो फरियाल है भाई। ठीक है, ऐसा ही होगा। ये होगा क्या, सीक्वेंस कैसा होगा, सीक्वेंस होगा किसी ऑर्डर में। मतलब जैसे आप लोग ऐसे समझिए, एग्जाम्पल सबसे पहले कि 2 4 6 8 10 12 14, और लिखें क्या? नहीं ना, काम चल जाएगा इतना से। ठीक है, ये एक ऑर्डर में है। देखिए दो दो बढ़ रहा है, इसमें दो बढ़ते जा रहा है, दो दो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये जो दो दो बढ़ रहा है, दो दो इंक्रीज हो रहा है, तो आपको पता चल गया ना कि ये इवन नंबर है। ये इवन नंबर है, मतलब इसका टर्म कैसा है, इसका ये जो पैटर्न आ रहा है, ये पैटर्न आ रहा है 2n टाइप। और यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर n में हम लोग रखते जाएंगे नेचुरल नंबर, यहाँ n के प्लेस पर नेचुरल नंबर रखते जाएंगे तो काम बन जाएगा, मतलब ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सीक्वेंस में बस इतना सा चीज है कि वो किसी पैटर्न में होगा, और पैटर्न पैटर्न को ही हम लोग एक सीक्वेंस बोल देंगे। ठीक है, सीक्वेंस का मतलब वहां पर लिखे हुए एलिमेंट्स एक टर्म में होंगे। ठीक है, मतलब एक पैटर्न में लिखे होंगे, और उसी पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। आ गया समझ में? अब जब ये पैटर्न है, मान लीजिए ये 2n, ये 2n, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि ये f है, यहाँ n है, इसको बोल सकते हैं कि ये 2n है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पहला टर्म क्या है, 2 है। अगर बोला जाए यहां से पहला टर्म निकालिए तो मैं f1 निकाल दूंगा, दूसरा टर्म f2 हो जाएगा, तीसरा टर्म f3 हो जाएगा। सॉरी 2 नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूं,
ये 4 हो जाएगा, तीसरा टर्म 6 हो जाएगा। मतलब इस n के जगह पर 2 डाल रहे हैं, ये फिर बाहर निकाल के दे रहा है, ओ फिर आएगा 6। आया समझ में? ऐसे काम होगा वो। तो जैसे ही यहां पर f आया, इसका मतलब ये फंक्शन बन गया, फिर से काम करने लगा कौन? फंक्शन। ठीक है, बचपन से बुढ़ारी तक पढ़ते आए फंक्शन, फिर से आ गया फंक्शन। तो दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, क्योंकि इससे आप लोग परिचित हैं, फंक्शन से बहुत ज्यादा परिचित है। ठीक है, तो ये है आपका सीक्वेंस, इतना तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सीक्वेंस में कहा जाता है कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, यही कहा जाता है ना। सीक्वेंस में पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे बात होती है। तो यहां पर कहते हैं हम लोग, मान लिए पहला टर्म को बोल रहे हैं A1, A1 पहला टर्म, तो यहाँ पर पहला टर्म क्या है? 2 है। दूसरा टर्म क्या है? A2, A2 मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 4 हो गया। A3 6 हो गया। A4 8 हो गया। ऐसे चलते जाएगा ना। तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि लास्ट टर्म जो होगा, मतलब nth टर्म, लास्ट टर्म नहीं बोल रहे इसको, nth टर्म। ऐसे जब पैटर्न पकड़ेंगे तो कोई nth टर्म क्या होगा? 2n होगा, और यही 2n क्या है? इसका पैटर्न है। और इसी 2n को मैं अभी जस्ट लिख करके दिखाया था, क्या? एफ n इज इक्वल टू 2n, और इसी को आप फिर ऐसे लिख सकते हैं an इज इक्वल टू एफ एन इज इक्वल टू 2n। कोई दिक्कत नहीं, मतलब लास्ट में तो फंक्शन आना ही है। ठीक है, फंक्शन का यूज एकदम होना ही है, बस लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन है, भर के लिखिएगा। डिस्क्रिप्शन बोलो, नीचे कमेंट बॉक्स है, भर के कमेंट कीजिएगा कि क्या दिक्कत है, पूरा एकदम डिटेल में। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस। ठीक, अगर आपको इसका डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशन आपको दे देता हूँ, इसका डेफिनेशन चाहिए तो दे देता हूँ। ठीक है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose domain is natural number। डोमेन क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, डोमेन हमेशा नेचुरल नंबर होगा। एंड कोडोमेन इज रियल नंबर। हम लोग रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर पे बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, इसका कोडोमेन। ठीक, तो अभी मैं तुरंत एग्जांपल दिया था आपको, फिर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिए इस बार हम लोग ले रहे हैं सीक्वेंस an इज इक्वल टू 1/n। तो यहां से पहला टर्म क्या निकलेगा भाई? 1/1 इज इक्वल टू 1। दूसरा टर्म क्या होगा? A2 इज इक्वल टू 1/2, A3 इज इक्वल टू 1/3, A4 इज इक्वल टू 1/4। ऐसे चल रहा है। मतलब सीक्वेंस क्या होगा? व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, लिखने पर छोड़िए, आपको कोई आपके घर पे अलग अलग नाम से बुलाए, बट आप तो हैं एक ही ना, आपका तो एक ही मतलब बनता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये an को ऐसे लिखते हैं, मतलब सीक्वेंस। इसको बढ़िया से लिख देते हैं, बढ़िया बढ़िया से। ठीक है, ये ऐसे लिखाएगा। ये क्या? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे चलते जाएगा ये टर्म। ठीक, लास्ट में कहीं ना कहीं जाकर हो सकता है रुके, या कहीं ना रुके, हो सकता है रुके या कहीं ना रुके, बट ये रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाकर रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये सीक्वेंस आपको मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग जब भी रख रहे हैं, तो ये देखिए, ये वाला प्लेस क्या? हमेशा नेचुरल नंबर का है। यहाँ नेचुरल नंबर जाएगा और दूसरा कुछ नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए, ये बोला गया कि ये फंक्शन है, और फंक्शन डोमेन रखता है, तो फंक्शन को डोमेन चाहिए, फंक्शन के पास डोमेन होता है। और डोमेन क्या है यहाँ पर? डोमेन नेचुरल नंबर है। ठीक है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसा नहीं कभी कि -1 रख दे, नहीं हो सकता। फंक्शन -1, उसका डोमेन जो होगा उसी में से रखना है ना। और ये सीक्वेंस के लिए पहले से डिफाइन किया गया है, सीक्वेंस के लिए पहले से डिफाइन किया गया है कि आपको रखना क्या है? आपको हमेशा नेचुरल नंबर ही रखना है डोमेन के लिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग हमेशा नेचुरल नंबर रखते हैं, और जो भी रिजल्ट आएगा आपके सामने है, पूरा का पूरा रियल नंबर आ सकता है। ठीक,
बट डोमेन फिक्स है, डोमेन हमेशा होगा नेचुरल नंबर, हमेशा। अब कोई बोल दे कि भाई यही डोमेन लेना है, तो उसका क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ बिगाड़ लीजिएगा? कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। ठीक है, मतलब जनरली बात करते हैं इसमें कॉन्सिक्वेंस में नेचुरल नंबर का। ठीक है, चलिए, अगर डोमेन नहीं बोला गया आपको तो मतलब नेचुरल नंबर वहां पर डोमेन। तो ये हो गया सीक्वेंस। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये यहाँ पर बात आती है रेंज ऑफ सीक्वेंस। रेंज ऑफ सीक्वेंस, आप जान रहे हैं कि फंक्शन में कुछ डालेंगे तो कुछ तो कुछ निकलेगा, कुछ डालेंगे तो कुछ ना कुछ निकलेगा, यही होगा। तो जब कुछ ना कुछ डालना है, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर डालेंगे तो कुछ रियल नंबर निकलेगा, तो वो जो निकल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है, उसी को रेंज कहते हैं। सीक्वेंस में से जो आउटपुट निकले उसको रेंज ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस में जो आउटपुट, सीक्वेंस से जो आउटपुट निकलेगा उसको रेंज ऑफ सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है ये, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन आपका क्या है, पूरा का पूरा सीक्वेंस क्या है, फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, फंक्शन है ही, यहाँ पर लिखा तो गया है भाई कि फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट आउटपुट ऑफ a sequence is called रेंज ऑफ। बढ़ते हैं आगे, तो ये रेंज ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एग्जांपल आपको दे दूं मैं कि बताइए, देखिए आपको ए एन दिया हुआ है, ए एन क्या है, -1/n है, यहाँ नीचे n है, ये सीक्वेंस है। इसका आउटपुट क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, तो निकालिए इसका रेंज। मतलब क्या, जब आपको सीक्वेंस दिया तो A1 क्या हो जाएगा, -1 होगा, देख लीजिए यहाँ पे। A2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। A3 क्या होगा, -1/3 होगा। A4 क्या होगा, 1/4 होगा। A5 क्या होगा, -1/5 होगा। होगा ना, यही होगा। क्योंकि भाई यहाँ पर अगर आप इवन रखिएगा तो ये 1 बन जाएगा, ऑड रखिएगा तो -1 बनेगा। तो ऐसे ही ये चल रहा है, ऐसे ही ये चल रहा है। तो इसका आपको रेंज क्या मिल रहा है, रेंज -1, -1/2, -1/2, 1/2, -1/3, 1/4, -1/5, ऐसे ही चलेगा, चल रहा है ना। ये रेंज हो गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। रेंज ऑफ सीक्वेंस इसी को कहते हैं। ठीक है, रेंज ऑफ सीक्वेंस इसी को कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाउंडेड, अनबाउंडेड, बाउंडेड ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, ये सब बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। सीक्वेंस, कैसा सीक्वेंस बाउंडेड होगा, कैसा सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा, कैसे पहचानेंगे कि ये बाउंडेड है, कैसे पहचानेंगे कि ये अनबाउंडेड है। ठीक है, यही सब बात होगा। बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब होता है, बाउंड का मतलब होता है, बाउंड का मतलब क्या है, बंधन, मतलब एक एक लिमिट होगा, इस लिमिट में रुक जाएगा। ठीक है, इस लिमिट में सारा एलिमेंट रुकेगा। ठीक, एक लिमिट के अंदर में होगा सब कुछ। ठीक ना, तो देखिए अगर मान लिया कि कोई सीक्वेंस है ए एन, कोई सीक्वेंस ए एन है। ठीक है, वो सीक्वेंस मान लीजिए है 1/2n, यही है, यही है सीक्वेंस, मान लीजिए ये सीक्वेंस। तो पता करना है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा या अनबाउंडेड होगा। तो बाउंडेड कहने का मतलब है कि अगर हम लोग रेंज ऑफ सीक्वेंस निकालें, अगर हम लोग रेंज ऑफ सीक्वेंस निकालें, अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस में कोई एक एलिमेंट सबसे बड़ा हो और कोई एक एलिमेंट सबसे छोटा हो, मतलब इसी दोनों एलिमेंट के बीच में सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स रहें। ठीक है, तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है। मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट को रोकने के लिए दो चौकीदार रहेगा, सीक्वेंस के एलिमेंट को रोकने के लिए दो चौकीदार रहेगा, एगो बड़का चौकीदार, एगो छोटका चौकीदार। तो समझ जाइए कि सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है, तो यहां देखिए इसमें चौकीदार के है, कौन है चौकीदार इसमें भाई,
चौकीदार बीजेपी वाले की बात नहीं हो रही। तो ये देखिए, अगर A1 निकालिएगा तो ये आएगा 1/2, A2 निकालिएगा तो आएगा 1/4, A3 आएगा 1/8, ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। A4 कितना आएगा 1/16, ऐसे चलते जाएगा। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए, तो अगर दिमाग है तो सोचिए, दिमाग तो होबे करेगा। ये 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है 1/2 से, 1/4 बड़ा है 1/8 से, 1/8 बड़ा है 1/16 से, ऐसे ही चल रहा है ना। बताइए तो ये घटते घटते कहां तक जाएगा? अरे कहां तक जाएगा भाई? 0 तक चल जाएगा ये घटते घटते। मतलब सबसे लास्ट में बचेगा 0। अगर यहीं पर आप n को इनफाइनाइट कर दीजिएगा तो 2 का पावर n कहां चल जाएगा? इनफाइनाइट चल जाएगा। और 2 का पावर n जैसे इनफाइनाइट जाएगा तो 1/2 का पावर n ये कहां चल जाएगा? 0 पे चल जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब आपको एक बात तो समझ में आ रहा है पक्के से, एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि ये 1/2 सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा है। 1/2 सबसे बड़ा है और 0 सबसे छोटा है। तो आप यहां समझ जाइए कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा और सबसे छोटा एलिमेंट भी होगा, है ना। मतलब 2 चौकीदार होना एकदम कंफर्म, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, नहीं तो बाउंडेड होगा ही नहीं ना। तो यहां पर जब दोनों रहेगा, दोनों जब रहेगा, ठीक है, तब बोलेंगे बाउंडेड है। और जब दोनों नहीं रहेगा, दोनों या फिर कोई एक भी नहीं रहेगा तो बाउंडेड नहीं है। कोई एक नहीं रहा या दोनों नहीं रहा तो बाउंडेड नहीं, बुझाया। अब होगा भौकाल, ठीक ना। तो देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस समझ में आ गया होगा आपको, खाली डेफिनेशन बता दें तो आगे बढ़ जाएंगे, है ना, यही होगा बस। देखिए अब हो गया ही सीक्वेंस का, इतने सा था बाउंडेड सीक्वेंस का। अगर एक सीक्वेंस के पास 2 गो ऐसा एलिमेंट है, कैपिटल M मान लिए बड़े वाले चौकीदार को, बड़े वाले एलिमेंट को, ठीक है, जिससे सारा सीक्वेंस का एलिमेंट छोटा होगा। ए को मान लिए छोटका m, जिससे सीक्वेंस का सारा एलिमेंट बड़ा होगा या बराबर भी होगा, ठीक है। तो ऐसे 2 एलिमेंट अगर सीक्वेंस के पास हैं तो समझ जाइए कि सीक्वेंस बाउंडेड है, सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है। एग्जांपल देखिए, फिर से एक एग्जांपल दूं, अब नया एक एग्जांपल। an इज इक्वल टू अगर 1/n है आपके पास, तो यहां पर देखिए a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a2 इज इक्वल टू 1/2, a3 इज इक्वल टू 1/3, a4 इज इक्वल टू 1/4, a5 इज इक्वल टू 1/5। ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही चलेगा, चलेगा ना, ठीक। तो ये ऐसे चलते जा रहा है। मतलब सीक्वेंस बना क्या, 1 बना, 1/2 बना, 1/3 बना, 1/4, 1/5, 1/6, ऐसे चलते जा रहा है। मतलब ये देखिए, ये तो घटते जा रहा है कि नहीं घटते जा रहा है? 1 बड़ा है 1/2 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से, ऐसे ही हो रहा है। ये घटते घटते लास्ट में कहां तक जाएगा? 0 तक पहुंच जाएगा। क्यों 0 तक पहुंचेगा भाई? क्योंकि 1/n है। n को जब बहुत बड़ा नंबर रख देंगे, n को जब बहुत बड़ा नंबर रख देंगे तो ये अपने आप चल जाएगा कहां? 0 पर। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर n को बहुत बड़ा नंबर मतलब इंफिनिटी के जैसा नंबर रख देगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1/n पहुंच जाएगा 0 पर। मतलब कि बाहर से भी एगो यहाँ पर भी रोकने वाला है आपको, एक यहाँ पर भी रोकने वाला है। मतलब 1 से सारे एलिमेंट सीक्वेंस के छोटे हैं और 0 से सारे एलिमेंट सीक्वेंस के बड़े हैं। बराबर भी हो तो चलेंगे, इसके भी बराबर हो तो चलेंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब सीक्वेंस बाउंडेड है। अच्छा, अब ऐसा एग्जांपल भी ले लीजिए जिसमें सीक्वेंस आपको बाउंडेड नजर ना आए, खोजते रह जाइएगा, ठीक है, खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा आपको। एग्जांपल देखिए, देखिए एग्जांपल। अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कैपिटल M आपका 1 हो गया और स्मॉल m आपका 0 हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी इस पे बात करना और भी बाकी, कैपिटल M और स्मॉल m। दूसरा एग्जांपल देखिए। अब अगर आप an को n ले लेते हैं, अब बताइए तो कितने से रोक दीजिएगा? है पावर, रोक दीजिएगा,
है, नहीं रोक पाइएगा, समझे। देखिए तो A1 इज इक्वल टू 1 होगा, A2 इज इक्वल टू 2 होगा, A3 इज इक्वल टू 3 होगा, अच्छा A4 इज इक्वल टू 4 होगा। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, ये सब निकालते निकालते आप बीच में भूल मत जाइएगा, बीच में भूल मत जाइएगा कि सर ये तो 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारा नंबर है। अरे भाई बहुत सारा नंबर नहीं है इसके यहाँ पर, क्योंकि आपको n के जगह पर 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, सिर्फ नेचुरल नंबर रखना है, क्योंकि डोमेन नेचुरल नंबर होता है सीक्वेंस का, ठीक ना। पता चला कि आप जवाब ढूंढते ढूंढते सवाल भूल गए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो n के जगह पर आप मतलब डोमेन यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 1 रखिएगा तो 1 निकलेगा, 2 रखिएगा तो 2 निकलेगा, 3 रखिएगा तो 3 निकलेगा, 4 5 ऐसे चलते जाएगा। मतलब सीक्वेंस क्या बनेगा, सीक्वेंस बन रहा है आपका 1 2 3 4 5 6, ऐसे चल रहा है कि नहीं, चल रहा है ना ऐसे। तो अब बताइए कहाँ रुक जाएगा, रोक दीजिएगा, है औकात, रोक दीजिएगा इसको, है रोक दीजिएगा, कहीं नहीं रोक पाइएगा, ये चल जाएगा इन्फिनिटी। कहाँ चल जाएगा, इन्फिनिटी, मतलब रोक नहीं ना पाए। कोई एक एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिला जिससे सारा एलिमेंट इसका छोटा होगा, बट एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जिससे इसका सारा एलिमेंट बड़ा है। मतलब अगर आपको एक भी तरफ से खुला मिला, एक भी तरफ से आपका खुल गया कहानी, ठीक है, मतलब आप खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है ना। मतलब ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है इधर, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जिसको रोक दे, ठीक है ना। तो बस इस सीक्वेंस हो गया अनबाउंडेड, इस सीक्वेंस का नाम क्या है, अनबाउंडेड। जिस सीक्वेंस में ये दोनों में से कोई एक एलिमेंट या फिर दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, उस सीक्वेंस को अनबाउंडेड कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल दे दिया, ऐसा एग्जांपल आप अपने से भी सोच सकते हैं, ठीक है ना। एक और एग्जांपल दे दूं क्या, एक और एग्जांपल दे दूं, देखिए देखिए an इज इक्वल टू -n ले लीजिए, देखिए ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस यहाँ क्या बनेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अरे भाई ऐसे चलेगा ही, चलेगा ना, ऐसे ही चलेगा, और आप कुछ नहीं कर सकते, इसको कहीं जाकर के नहीं रोक पाइएगा, इधर रुकने का है पावर, नहीं रोक पाइएगा, ठीक, कभी नहीं रोक पाइएगा इसको। जब इसको नहीं रोक पाइएगा मतलब ये अनबाउंडेड हो गया। एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, एक एलिमेंट सबसे बड़ा ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कैपिटल एम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट छोटे हैं, परंतु लेकिन किंतु परंतु स्मॉल एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है भाई, स्मॉल एम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिससे सीक्वेंस के सारे एलिमेंट्स बड़े हो जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, आप कोई नंबर बोलिए, हम उससे अगला नंबर बता देंगे जो उससे छोटा हो। आप -1000 बोलिएगा, हम -2000 बोल दिए, बोलिए छोटा है कि नहीं है ये, क्या सब बढ़िया, ठीक ना, ऐसे चलता है। तो ये भी अनबाउंडेड है, ठीक, ये भी अनबाउंडेड है। तो आपको बाउंडेड और अनबाउंडेड समझ में आ गया, बाउंडेड और अनबाउंडेड समझ में आ गया। अनबाउंडेड का मैं डेफिनेशन लिखवा दूं, इससे बढ़िया आपको समझ में कहीं नहीं आएगा, अभी जो समझा दिया इतना बढ़िया आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, गारंटी है इस बात की, गारंटी नहीं गारंटा है, ठीक है। देखिए अनबाउंडेड सीक्वेंस, देखिए अगर सीक्वेंस के पास ऐसा एलिमेंट m या स्मॉल m, कैपिटल M या स्मॉल m या दोनों में से, यहाँ बोथ टू लिखा हुआ है, ठीक है, राइटिंग है थोड़ा खराब बट समझ जाइए, बोथ टू, देन सीक्वेंस इज अनबाउंडेड, सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा, ठीक है। बढ़िया से लिख देते हैं इसको, अनबाउंडेड, ठीक, सीक्वेंस अनबाउंडेड होगा, समझ में आ गया। इसके लिए आप एग्जांपल लिख लीजिए, एग्जांपल लिख लीजिए,
ए एन इज इक्वल्स टू एन, ए एन दूसरा ये एग्जांपल नंबर 1 हुआ। दूसरा सीक्वेंस बी एन इज इक्वल्स टू माइनस एन, ठीक है, ऐसा सब एग्जांपल। आगे चलते हैं, ठीक। अब एक वर्ड है बाउंडेड अबव, बाउंडेड तो है, बाउंडेड अबव, अब फिर है बाउंडेड बिलो। बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, क्या है ये बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो, है ना। तो आपको पता चल रहा है क्या, बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, अबव मतलब ऊपर, ऊपर से बंधा हुआ बाउंडेड अबव, मतलब यहां पर सिर्फ कैपिटल एम एग्जिस्ट करेगा, कैपिटल एम सिर्फ एग्जिस्ट करेगा, इसमें सिर्फ स्मॉल एम एग्जिस्ट करेगा। ओनली लिख दीजिए, ओनली कैपिटल एम एग्जिस्ट और ओनली स्मॉल एम एग्जिस्ट, मतलब ऐसा एलिमेंट सीक्वेंस का एग्जिस्ट करेगा इस बाउंडेड अबव में कि उससे सारा एलिमेंट छोटा होगा। अब बाउंडेड बिलो में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा छोटा वाला जिससे सारा एलिमेंट बड़ा होगा। आगे समझ में, इतने सा तो बात है, इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, ठीक, और कुछ है नहीं। तो यहां पर देखिए अब एग्जाम्पल, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। तो बाउंडेड अबव के लिए एग्जाम्पल है, बाउंडेड अबव के लिए एग्जाम्पल है an इज इक्वल्स टू माइनस एन, सब बढ़िया, an इज इक्वल्स टू माइनस एन। तो an इज इक्वल्स टू माइनस एन का आप निकालिए सीक्वेंस, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही चलेगा। -1 से सारे एलिमेंट छोटे हैं भाई, यहां ले लीजिए an इज इक्वल्स टू n, 1 2 3 4 5 6, यहां 1 से सारे एलिमेंट बड़े हैं भाई, -1 से सारे एलिमेंट छोटे, यहां 1 से क्या सारे एलिमेंट बड़े। आ गया समझ में, इतना सा तो बात है यहाँ पे। तो ये हो गया बाउंडेड अबव, ये हो गया बाउंडेड बिलो, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, एकदम तनियो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर कैपिटल एम एग्जिस्ट करता है, अगर सिर्फ कैपिटल एम एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड अबव है, अगर सिर्फ स्मॉल एम एग्जिस्ट करता है तो बाउंडेड बिलो है, अगर दोनों एग्जिस्ट करता है तो ओनली बाउंडेड, मतलब बाउंडेड है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चले आगे, बाउंडेड अबव समझ में आ गया, बाउंडेड बिलो समझ में आ गया आपको। अब है सुप्रीमम, अब फिर है इन्फीमम। ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा, मतलब पढ़ ही लिए हैं, ये हो ही गया है, बस खाली बोलना है हमको। कैपिटल एम को सुप्रीमम कहते हैं, स्मॉल एम को इन्फीमम कहते हैं। उसी समय बोल देना चाहिए आपको, गरीबो कीजिएगा, ठीक ना। कैपिटल एम को सुप्रीमम कहते हैं, स्मॉल एम को इन्फीमम कहते हैं, ठीक। बट ये कैपिटल एम और स्मॉल एम तभी बोलेंगे जब हम लोग बाउंडेड होगा सीक्वेंस, जब सीक्वेंस को बाउंडेड बोलेंगे, ठीक है। मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम वर्ड का यूज बाउंडेड सीक्वेंस के लिए करते हैं, सुप्रीमम और इन्फीमम वर्ड का यूज बाउंडेड सीक्वेंस के लिए करते हैं। समझ में आ गया। तो सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो बोलेंगे सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बाउंडेड है तो दोनों एकदम मस्ट है, एग्जिस्ट करेगा। बाउंडेड है सीक्वेंस, सीक्वेंस बाउंडेड तो एम एंड स्मॉल एम एग्जिस्ट करेगा, ठीक। और अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहा है तो सीक्वेंस बाउंडेड है, ऐसा भी बोल सकते हैं।
इफ एंड ओनली केस है, इफ एंड ओनली केस है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ केस है ये, कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो कैपिटल एम और स्मॉल एम एग्जिस्ट करेगा, अगर कैपिटल एम और स्मॉल एम एग्जिस्ट कर रहा है तो कहेंगे सीक्वेंस बाउंडेड है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस एग्जांपल दे देते हैं हम यहाँ पे। देखिए इसका सुप्रीमम इन्फीमम बताना है आपको, ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ एक का, इसका सुप्रीमम 1 हो जाएगा और इसका इन्फीमम 0 हो जाएगा। कैसे, ये भी देख लीजिए, ये भी देख ही लीजिए, आप भी क्या सोचिएगा, क्या याद कीजिएगा। अगर an इज इक्वल टू 1/n है तो सीक्वेंस को पहले तोड़ दीजिए, इसका पैटर्न पकड़िए कि कैसे चल रहा है, ठीक है, कैसे चल रहा है। सबसे पहला काम यही होता है कि सीक्वेंस आपको दिया है उसको थोड़ा तोड़ करके देखिए कि टर्म कैसा सब आ रहा है, उसका नेचर क्या है, ठीक ना। तो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा 1/2, a3 हो जाएगा 1/3, ऐसे चल रहा है, a4 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो आपको नेचर इसका पता चल गया होगा, ये 1 आ रहा है, फिर 1/2 आ रहा है, 1/3, 1/4, 1/5 ऐसे आएगा। मतलब आपको लग रहा है कि ये जो है ये इसका टर्म डिक्रीज कर रहा है, मतलब छोटा होते जा रहा है ना, टर्म छोटा होते जा रहा है, टर्म का वैल्यू छोटा होते जा रहा है। छोटा मतलब कहाँ तक, अगर हम लोग नीचे वाले को इनफाइनाइट कर देंगे, ऊपर वाला तो एकदम फिक्स है 1 ही रहेगा वो, अगर नीचे वाले को इनफाइनाइट कर दे तो ये लास्ट में पहुंच जाएगा 0। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा एलिमेंट 1 हो गया, सबसे छोटा एलिमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कैपिटल एम जिसको बोलेंगे सुप्रीमम, सुप्रीमम ये हो गया 1, और इनफीमम स्मॉल एम ये हो जाएगा 0, ठीक। और सुप्रीमम को ही हम लोग कहते हैं लिस्ट अपर बाउंड, LUB, लब, लब से लब तक, ठीक है। ये होता है GLB, अब इसका नहीं पता, इसका आप लोग अपने से बना लीजिएगा, GLB का फुल फॉर्म क्या होगा। इसको कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और GLB होगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड, जितना भी अपर बाउंड है, जितना भी अपर बाउंड है, अपर बाउंड का मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 ये सब है ना, तो ये 1 से क्या सब बड़ा सब है, तो इस सबको अपर बाउंड कहेंगे। तो जितना भी अपर बाउंड है उस अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट सीक्वेंस का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है। नहीं समझ में आया तो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक। तो ये LUB होगा सुप्रीमम का नाम, और GLB होगा इनफीमम का नाम, ठीक है। तो आप लोग को ये BN CN DN तीनों का निकाल के बताना है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।